नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? सोनम, रमानंद, पंडित, ओम सिंह, रानू, कुमकुम, अवधेश, शिवम, आर्य, सौरभ, अंजलि, कंचन, अनुज, संदीप, मनीष, शालिनी, जितेंद्र, मोहित, सत्यम, योगेश, आप सभी को, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि अभी मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ा रही थी, है ना। हर्षवर्धन के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, और हर्षवर्धन में मैंने आपको महामोक्ष परिषद आपको बताया था कि क्या होती थी। आज मैं आपको बताऊंगी कुंभ मेला। ठीक है, आपको पता है कि कुंभ मेले की हमने बात की थी, तो कुंभ मेले की शुरुआत इसी के समय पर हुई थी। कुंभ मेले की शुरुआत आप कह सकते हो कब हुई थी, तो आप कहोगे हर्षवर्धन के समय। ठीक है, यानी कि हर्ष के समय पर ही हुई थी, जिसमें आपने 3 तरह के कुंभ का नाम सुना होगा। एक तो आप कहते हो कुंभ, ठीक है, एक तो आप कहते हो कुंभ होता है, दूसरा आप कहते हो कि अर्ध कुंभ होता है, और तीसरा आप कहते हो कि महाकुंभ होता है। तो ये कब कब लगते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। कुंभ कब लगता है, महाकुंभ कब लगता है, और अर्धकुंभ कब लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ जो है वो आपका 12 वर्षों में लगता है, 12 वर्ष में। ठीक है, 12 वर्षों में ये लगता है। कहां कहां पर? आप कहोगे हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे पर। उसके बाद प्रयागराज में, प्रयागराज में संगम पर। ठीक है, और आपका आप कह सकते हो उज्जैन में, तो आप कहोगे क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, और आपको एक लगता है नासिक, गोदावरी नदी पर। तो ये आपका 4 जगह लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करती हूं आपका अर्ध कुंभ, तो अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्षों में लगता है, 6 वर्षों में। और ये 2 ही जगह लगता है, ये 2 ही जगह लगता है, या तो प्रयागराज में लगता है संगम पर, और आपका हरिद्वार में गंगा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर। तो ये 2 ही जगह पर लगता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा है महाकुंभ। तो महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है? अभी लगा था, तो आप कहोगे 144 वर्षों में, 144 वर्षों में आपका महाकुंभ लगता है। ठीक, ठीक है, तो 144 वर्षों में आपका महाकुंभ लगता है। तो कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय पर हुई थी? आप कहोगे कि कुंभ मेले की शुरुआत जो है मैम वो हर्ष के समय पर ही हुई थी। अब अगर मैं बात करती हूं, अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो हर्ष है, ठीक है, हर्ष की अगर हम आगे बात करते हैं, तो आप कहोगे कि हर्ष की जो सेना थी, हर्ष की सेना ये कैसी थी? तो चतुरंगिनी सेना थी, चतुरंगिनी सेना। इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे चतुरंगिनी, चतुरंगिनी। ठीक है, चतुरंगिनी सेना थी हर्ष की, जिसमें अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो चतुरंगिनी सेना में कौन कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसकी सेना में हाथी होते हैं, ठीक है, अश्व होते हैं, यानी कि अश्व सेना होती है। हाथी जिसकी सेना में होते हैं, अश्व मतलब घोड़ा, उसके बाद में रथ सेना, और आपकी पैदल सेना, और बेटा जी पैदल सेना। तो ये आप कहोगे कि हर्ष की सेना कैसी थी? चतुरंगिनी सेना थी। ठीक है, हर्ष की सेना कैसी थी? चतुरंगिनी सेना थी।
ठीक है बेटा, तो चतुरंगिनी सेना का मतलब ये होता है। अब अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आप एक लाइन और लिखेंगे, मैं इस तरफ लिख देती हूं, आप नीचे लिख लेना। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्र मतलब कॉटन क्लॉथ्स, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये आपका हर्षवर्धन आज खत्म होता है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। ये आपका कल छुट्टी रहेगी। सुनो मेरी बात, कल छुट्टी रहेगी आपकी, लेकिन कल 27 तारीख है, कल मेरी मैराथन है, तो हाँ बिल्कुल छुट्टी रहेगी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 28 को आपकी रहेगी, तो मैं हो सकता है आपकी क्लास सैटरडे को इस बार ले लूं, क्योंकि जो छुट्टी पड़ रही है ना उसको भी तो कवर करना है। तो सैटरडे को मैं आपकी क्लास लूंगी, जो क्लास आपकी कल छुट्टी होगी उसकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। आपको मैं बता दूं बेटा, कन्नौज को लेकर 3 शक्तियों के बीच में संघर्ष होगा। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज क्या है? तो कन्नौज आपका वही है जो हर्षवर्धन की राजधानी था, जिसे हर्षवर्धन ने थानेश्वर से लाकर क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। उसको 1 मिनट में बस पानी पी लूं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष अगर मैं आपको यहां पे बताती हूं तो था क्या आखिर। अगर मैं यहां पे आपसे बात करती हूं तो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष 3 शक्तियों के बीच में हुआ था, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। यानी कन्नौज एक समय पर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि हर एक शासक यहां शासन करना चाहता था, और इसके लिए 3 शक्तियों के बीच में यहां पर क्या होगा, युद्ध होगा कन्नौज पर अधिकार के लिए। तो आप देखेंगे कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के काफी सालों के बाद यह संघर्ष हुआ था। अब मैं अगर आपसे बात करती हूं कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, जब हम इसको लेकर बात करते हैं तो प्लीज देखो बेटा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ लो। अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो कुछ तुम्हारा भला हो जाएगा। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है कि ये 150 से 200 वर्षों तक चला था। 150 से 200 वर्षों तक चला। ठीक है, कन्नौज को लेकर झगड़ा था, ये कन्नौज पर अधिकार को लेकर झगड़ा था, और कहा जाता है कि ये 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी में हुआ था। 8वीं शताब्दी यानी कि 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 1500 से 200 वर्षों तक यहाँ पे ये चला था। और किस किस के बीच में हुआ था, क्योंकि त्रिपक्षीय लिखा है यानी कि 3 पक्षों के बीच में, तो इसके लिए वो 3 शक्तियां कौन सी थी। तो 3 शक्तियां जिनके बीच में ये संघर्ष हो रहा था, उनमें एक तो थे पाल वंश के शासक। ठीक है, पाल वंश यहाँ पे शामिल था। उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर शामिल था। गुर्जर प्रतिहार वंश ये इसमें शामिल था इस युद्ध में। और एक था, आप कह सकते हो यहां पर, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ये आपकी 3 डायनेस्टी थी जिनके बीच में इस कन्नौज को लेकर संघर्ष हो रहा था। इस कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करती हूं तो इन तीनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि जब यहां पे इन तीनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ,
तो आप देखेंगे कि जब मैं आपसे ये बताऊंगी, आप एक लाइन लिखेंगे कि कन्नौज के लिए जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ उस समय कन्नौज का शासक कौन था। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत के समय कन्नौज का शासक इंद्रायुध था। कौन था? इंद्रायुध। और इंद्रायुध कौन था? एक कमजोर शासक था। कमजोर था तभी तो ये लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि अगर ये शक्तिशाली शासक होता तो ये इन तीनों को यहाँ पे कभी इसके लिए लड़ने ही नहीं देता, ये खुद ही इन तीनों शक्तियों का सामना करता। तो ये एक कमजोर शासक था इंद्रायुध, ये आपको ध्यान रखना है। और इंद्रायुध का संबंध किस वंश से था? इंद्रायुध जो है वो आयुध वंश का शासक था। आयुध वंश का था ये, आयुध वंश का शासक कौन था? इंद्रायुध। और ये कमजोर शासक था, और क्योंकि कमजोर शासक था इसलिए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो जब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण जब हम बात करेंगे, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत के समय कौन कौन शामिल हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि इसमें आप कहेंगे इसका प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप जब इसका स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसमें पाल वंश की तरफ से कौन था, ठीक है, इसमें आपका राष्ट्रकूट वंश की तरफ से कौन था, और इसमें आपका पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से कौन था। यानी पहले चरण में इन वंशों के कौन कौन से शासक यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं शामिल हुए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे कि भैया पाल वंश की तरफ से कौन था, राष्ट्रकूट वंश की तरफ से कौन था, और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से कौन था। तो मैं आपको बता दूं पाल वंश की तरफ से धर्मपाल था, ठीक है, पाल वंश की तरफ से शामिल होने वाला पहला शासक कौन था? धर्मपाल था। राष्ट्रकूट वंश की तरफ से कौन था? तो आप कहोगे कि मैम ध्रुव था। और आपका गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन था? तो वत्सराज था। तो इन तीनों के बीच में इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो आपके प्रथम चरण में भाग लेने वाले ये इस वंश के शासक थे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सीधा कि भाई आपको मैं ये डिटेल में बहुत ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें यहां नहीं पढ़ाई जा रही हैं। अब यहां पे फाइनली ये पूछा जाता है कि आप ये हमें बताओ कि इन तीनों में से कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ। तो आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ था। तो आप कहोगे कि फाइनली कन्नौज पर अधिकार हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का। कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। आप नीचे लिख सकते हो इस चीज को, नागभट्ट सेकंड कौन है? तो आप कहोगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। फाइनली हम बात कर रहे हैं कि कन्नौज को किसने जीता, तो कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड ने जीत लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट ने जीत लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो किस पर अधिकार, कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ? गुर्जर प्रतिहारों का। इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, तो वहां एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आपका थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कुछ आपके ऐसे चैप्टर्स होंगे जो थोड़े से आपको बहुत मतलब थोड़े से बोरिंग लगेंगे। बोरिंग क्यों लगेंगे? कि उनमें कोई स्टोरीज नहीं है बहुत ज्यादा, उनमें बहुत ज्यादा कोई कहानियां नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप क्या चोल वंश आएगा, चेर वंश आएगा, पांड्य वंश आएगा,
चालुक्य वंश आएगा। ये वंश मैं आपको दक्षिण भारत के पढ़ाने वाली हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैं आपको पाल वंश पढ़ाऊंगी, पाल वंश के शासकों से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगी। और फिर उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में जाएंगे, मध्यकालीन भारत को फिर हम पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसके बाद अगर मैं आपसे कहती हूं मैडम गुलाम वंश पढ़ाओ, गुलाम वंश पढ़ा जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री में। एंशियंट तो खत्म कर लो, एंशियंट खत्म हुई नहीं कि तुम्हें गुलाम वंश पढ़ना है, ठीक है। तो गुलाम वंश भी पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा सिलेबस। जब मैं मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करूंगी तो मैं लिखवाऊंगी बड़ा बड़ा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे कि आज का चैप्टर क्या होगा हमारा। आज का चैप्टर मैंने आपको लिखा हुआ है संगम युग, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ संगम किसको कहते हैं, संगम किसको कहा जाता है, मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना जानना है। तो आप कहोगे कि मैम जब किसी का मिलन होता है तो उसे संगम कहते हैं। संगम का अर्थ क्या होता है, मिलन होता है, मिलन, ठीक है। संगम का अर्थ क्या होता है मैम, जब जब मिलन होता है। जैसे आपका प्रयागराज में संगम पे क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जिसमें सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है तो गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो जहां पे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे कि जो आपका संगम है, संगम का अर्थ क्या होता है, तो संगम का अर्थ होता है मैम, इसका अर्थ होता है मिलन, इसका अर्थ होता है मिलना, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन मिलता था संगम युग में, किसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप कहोगे कि मैम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो तमिल कवि और विद्वान यहाँ पर मिलते थे। संगम में क्या होता था, यहाँ पे कौन मिलता था, तमिल कवि और विद्वान और विद्वानों का मिलना, और विद्वानों का मिलना। तो संगम में कौन मिलता था संगम युग में, तो आप कहोगे कि मैम तमिल कवि और विद्वान आपस में यहां पर मिले, और मिलकर इन्होंने क्या किया, तो मैम इन्होंने की थी यहां पर चर्चा। जब ये तमिल कवि और विद्वान यहां पर मिलते थे तो हम कहेंगे कि तमिल कवि और विद्वानों ने मिलकर क्या की थी, चर्चा की थी। किस चीज की चर्चा की थी, तो आप कहोगे दक्षिण भारत के इतिहास की। यहां पे डिबेट की गई थी, चर्चा की गई थी, किस चीज के ऊपर, दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का जो इतिहास था उससे रिलेटेड चीजों पर यहां पे क्या की जाती थी, चर्चा यानी कि डिबेट। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इस पर डिबेट होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि संगम युग के अंदर क्या होता था, तो संगम युग के अंदर मैम तमिल कवि और विद्वान आपस में मिलते थे और दक्षिण भारत के इतिहास पे क्या करते थे, चर्चा करते थे। जिस तरीके से आपकी बौद्ध संगीति हुई वहां पर आपके विद्वान मिलते थे, जिस तरीके से जैन संगीति हुई वहां पर लोग आपस में मिलते थे और उस पर डिस्कस करते थे, तो ऐसे ही यहां पर संगम युग में क्या किया गया, दक्षिण भारत के इतिहास पर डिबेट करने के लिए तमिल कवि और विद्वान यहां पर मिलते थे। अगर हम बात करते हैं कि संगम युग किसे कहते हैं, संगम युग क्या होता है, संगम युग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूं जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा यहां पर क्लियर हों। तो आप एक हेडिंग देंगे संगम युग, आप यहां पर एक हेडिंग देंगे संगम युग। और जब मैं संगम युग की प्यारे बच्चों बात करूंगी तो आप देखोगे ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में, ठीक है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास, ठीक है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी जिस युग से होती है या जिस साहित्य से होती है, जिस साहित्य से होती है उसे, जिस साहित्य से होती है उसे संगम
युग या साहित्य कहते हैं। संगम युग या संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम में किस पर चर्चा हुई है? दक्षिण भारत के साहित्य पर, दक्षिण भारत के इतिहास पर। और किसने की है? तो तमिल कवि और विद्वानों ने की है। ठीक है रिंकाला पांडे जी, मैं चेक कर लूंगी एक बार। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां से हमें क्या मिल रहा है? दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, ठीक है, आप देखोगे कि यहां पे मंगलम द्विवेदी जी, आपका जो ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं बताऊं तो बिल्कुल सही लिखवाया हुआ है मैंने, कि आप यहां पे देख रहे हो कि आपने बोला कि हर्षवर्धन 16 साल की आयु में शासक कैसे बना। क्यों नहीं बन सकता? जब बाबर जो है वो 11 से 12 वर्ष की आयु में शासक बन सकता है, तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में क्यों नहीं बन सकता? भाई पहले के समय पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती थी। पहले आप कहोगे कि आपने ये क्वेश्चन किया है कि हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में शासक कैसे बन गया। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कि अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो वो बिल्कुल सही मैंने लिखवाया कि 16 वर्ष की आयु में ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। और क्योंकि 16 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठा था और उसने क्या किया था, आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप कहोगे कि उसने 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे के द्वारा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। बच्चा आपके लिए था, वो 16 साल की उम्र में पहले बहुत बड़े हो जाते थे लोग। आप देखोगे कि यहाँ पे बाबर जो है वो 11 से 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाएगा, है ना। अकबर को इतनी जल्दी गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो आप यहाँ पे चीजों को समझें, समझने का प्रयास करें। पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। अब तो यहाँ पे लोग 25 साल तक अपने आप को बच्चा बताते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन पहले नहीं भागा जा सकता था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि आगे हम चलते हैं, तो आप कहोगे कि हम अगर संगम युग की बात करते हैं, तो संगम युग में किसका जिक्र किया गया है? दक्षिण भारत के राज्यों का। तो संगम युग की जब आप बात करोगे, तो संगम युग में हम क्या बात करते हैं? दक्षिण भारत के वंश, दक्षिण भारत के वंश, दक्षिण भारत के वंश, डायनेस, एक मिनट ऐसे लिखना, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो रहा है। दक्षिण भारत के वंश, डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के वंश कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया भी था कि दक्षिण भारत के जो वंश हैं, जैसे मैंने आपको बताया था चोल, मैंने आपको बताया था चेर, मैंने आपको बताया था पांड्य, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इन वंशों का जिक्र, ये जो वंश हैं, इनके बारे में, इनके बारे में अशोक के दूसरे शिलालेख में जानकारी मिलती है। अशोक के दूसरे शिलालेख में भी जानकारी मिलती है। दूसरे शिलालेख में जानकारी देखो जरा, अशोक निकाल कर, मैंने बताया है कि नहीं? तो चोल चेर पांडे कहां के वंश है? दक्षिण भारत के। और दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी कहां से मिलती है? संगम युग से। इसके अलावा अशोक के दूसरे शिलालेख से। उसके अलावा और कहां से मिलती है इनकी जानकारी? इसके अलावा जानकारी मिलती है मैम हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, इसके अलावा जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। बताइए किसने जारी किया था ये? हाथी गुम्फा अभिलेख।
अभिलेख से। जल्दी से बताइए इसको जारी किसने किया था। तो आप बताएंगे मुझे जारी किसने किया था। सही सही बताना, क्योंकि मुझे याद नहीं है। सही सही तुम्हें बताना है। बताइए फटाफट से, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी किया था। सही सही बताना। तो आप यहाँ पे कहोगे कि जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उन्हीं को लेकर जिक्र किसमें किया गया है, संगम युग में, क्योंकि संगम युग हमें बताता ही दक्षिण भारत का इतिहास है। बहुत बढ़िया, सही बता दिया। चलो तुमने तो, मैम ये खारवेल ने जारी किया था, है ना। इसको मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या मिलता है, इसमें भी मैम हमें दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है, जिसमें चोल चेर पांड्य बहुत ही प्रसिद्ध वंश यहाँ के रहे हैं। तो दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे चोल चेर और पांड्य। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से आपके बौद्ध धर्म से संबंधित संगम हुए थे, है ना, उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि जो पांड्य वंश के शासक थे, पांड्य वंश के शासक, पांड्य वंश के शासक, इन्होंने क्या किया था, तो पांड्य वंश के शासकों ने 3 संगम आयोजित किए थे। 3 संगम आयोजित। अब इसी बात पे बताओ कि बौद्ध संगीति कितनी हुई थी, आप कहोगे 4। तो यहाँ पे पांड्य वंश के शासकों ने कितने संगम आयोजित कराए थे, तो आप कहोगे कि 3। इन्हीं की देखरेख में ये संगम आयोजित किए गए थे, जिसमें आपके तमिल कवि और विद्वान आपस में आकर मिलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो आपका पहला संगम हुआ वो हुआ था मदुरई में, ठीक है, वो हुआ था आपका मदुरई में। दूसरा कहां पर हुआ था, दूसरा हुआ था बेटा कपाटपुरम में। और तीसरा भी कहां पर हुआ था, तीसरा भी हुआ था बेटा जी आपका मदुरई में। अब बात आती है कि जब संगम हुए थे तो यहाँ पे अध्यक्ष भी रहे होंगे, है ना। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वाले में जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ये आपके पहले संगम में यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। दूसरे अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो भाई अगस्त्य ऋषि ही रहे थे। और तीसरे में अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो नक्कीरर यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। तो 3 संगम हुए थे, पांड्य वंश के शासकों ने ही तीनों संगमों को आयोजित करवाया था। और इनमें जो इन संगमों में जो आपकी चर्चा की गई, जो यहाँ पे डिबेट की गई, जो यहाँ पे बातें की गई, उन्हीं को एक किताब में लिख दिया गया और उसे क्या क्या कह दिया गया, संगम साहित्य कह दिया गया। तो आप कहोगे इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। जो ये आपके 3 संगम हुए हैं ना, 3 संगम, तो 3 संगमों में 3 संगमों में, ठीक है, 3 संगमों में संकलित साहित्य को, संकलित साहित्य को, संकलित मतलब कंपाइल्ड, संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य कहते हैं। इनमें जो डिबेट हुई, इनमें जो चर्चा हुई, उनको लिख दिया गया और उसी को साहित्य कह दिया गया कि यही संगम साहित्य है। और मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है कि पहला संगम कहां हुआ, दूसरा संगम कहां हुआ, तीसरा संगम कहां हुआ, पहले के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, तीसरे के अध्यक्ष कौन थे। और यह भी पूछा जाता है बेटा यहां से कि आप यहां पे ये भी बताएं कि संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को ही संगम साहित्य कहते हैं। मतलब जहां पर हमें दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है, जहां पे हमें दक्षिण भारत के साहित्य की जानकारी मिलती है, उसको हम संगम युग या संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम युग हमें बताता क्या है, दक्षिण भारत। इतना आप याद रखोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह नहीं थे शिखा, हर जगह प्रतीक चिन्ह नहीं पढ़ने हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि आपका इस युग में या दक्षिण भारत में जो प्रमुख ग्रंथ थे, आपने उनका नाम भी सुना होगा। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहाँ पे प्रमुख ग्रंथ हम देखेंगे, जो मेन टेक्स्ट है यहाँ पर, प्रमुख ग्रंथ, मेन टेक्स्ट, वो आपके कौन कौन से हैं। बहुत अजीब से नाम रहेंगे, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। पहला लिखिएगा तोलकाप्यम, पहला लिखिएगा तोलकाप्यम।
तोलकाप्यम, ठीक है। और तोलकाप्यम की रचना किसने की थी? आप कह सकते हो तोलकाप्यर। रचना किसने की है, इसको लिखा किसने है? तोलकाप्यर। तोलकाप्यर, तोलकाप्यर। तोलकाप्यम की रचना किसने की थी? तोलकाप्यर ने इसकी रचना की थी, ठीक है। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ था ये, सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ, तमिल व्याकरण ग्रंथ। ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट, ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट, सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट तमिल, एक मिनट, ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट, ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट, ग्रामर टेक्स्ट, ठीक है। सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ आपका तमिल व्याकरण ग्रंथ यही था। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ, सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ, सेकंड ओल्डेस्ट तमिल टेक्स्ट, तिरुकुरल। कौन सा था? आप कहोगे तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल। और इसकी रचना किसने की है? तिरुवल्लुर। रचना किसने की बेटा इसकी? तिरुवल्लुर। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके राइटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपका तोलकाप्यम की रचना किसने की, तिरुकुरल की रचना किसने की। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसे क्या कहते हैं? तिरुकुरल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ, तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ, बेस टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर। इसे क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इसे तमिल का बाइबल कहा जाता है, तमिल का बाइबल, बाइबल ऑफ तमिल लिख दीजिएगा, तमिल का बाइबल कहते हैं। तमिल की गीता इसको कहते हैं, गीता ऑफ तमिल, ठीक है। तमिल का पंचवेद इसको कहते हैं, तमिल का लघुवेद इसको कहते हैं, तमिल का लघुवेद इसको कहते हैं, तमिल का उपवेद इसको कहते हैं, लघुवेद। और आपका तमिल का उपवेद, ये सब किसको कहा जाता है? ये सब मैम हम कह सकते हैं तिरुकुरल को कहा जाता है। ये सब आपका तिरुकुरल को कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तिरुकुरल बहुत ही फेमस यहाँ की बुक रही थी। तिरुकुरल बहुत ही फेमस बुक आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तिरुकुरल। उसके बाद में एक आपने बहुत सुना होगा शिल्पाधिकारम, एक आपने क्या सुना होगा? शिल्पाधिकारम। बेटा नोटिफिकेशन कई बार ना एप्लीकेशन में प्रॉब्लम की वजह से, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम की वजह से कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, और ये एक टेक्निकल इश्यू है, ये कभी कभी एप्लीकेशन में हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं एक बार और बोल दूंगी कि नोटिफिकेशन आने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है।
ठीक है श्याम सुंदर जी, तो आप कह सकते हो ये बुक क्या है। अभी समझ में, ध्यान से पढ़ो, समझ में अभी तब आएगा, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बुक आपकी मैं जिक्र करने जा रही हूं, और अब एक आपको प्यारी सी कहानी भी सुनाऊंगी। देखिएगा यहाँ पे इस बुक का नाम है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ये एक बुक है, और इसकी रचना किसने की है? इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल। और इसमें एक प्रेम कहानी है बेटा, जिसमें अगर हम बोल सकते हैं कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, नायक कौन है, नायिका कौन है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपकी एक और है, बताऊंगी भी। हीरो है यहाँ पे कोवलन। कोवलन कौन है? एक व्यापारी, एक ट्रेडर है, व्यापारी है। और व्यापारियों का काम क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर में जाकर अपना व्यापार आगे बढ़ाना। उसके बाद में इसमें नायिका है आपकी कन्नगी। नायिका का नाम है कन्नगी। कन्नगी कौन है? कोवलन की पत्नी, वाइफ ऑफ कोवलन। कोवलन की पत्नी है कन्नगी। ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करती हूं तो यहाँ पे प्रेमिका, एक लवर है कोवलन की प्रेमिका। किसकी प्रेमिका? कोवलन की। आप कहोगे कोवलन तो शादीशुदा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था ना भाई इसका। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया इसने, तो कोवलन की जो प्रेमिका है उसका नाम क्या है? माधवी। माधवी। इन तीनों के बारे में किसमें बात की गई है? शिल्पादिकारम में। माधवी। तो ये तीन लोग हैं यहां पर। अब यहां होता क्या है कि कोवलन शादीशुदा है, कोवलन की पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कोवलन ने क्या किया? कोवलन ने माधवी से अफेयर चलाया। कोवलन ने माधवी से क्या चलवाया? तो आप कहोगे कि कोवलन ने माधवी के साथ अफेयर चलाया, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला इसका। अब यहाँ पे सारी चीजें हो रही थी, कोवलन का व्यापार कुछ समय अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि कोवलन को व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हो गई। इतनी हानि हो गई कि एक तरीके से ये बर्बाद हो गया। अब जब ये बर्बाद हुआ तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इसी में नुपुर की कहानी, बिल्कुल सही बात है। इसे पायलों का गीत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पायलों का गीत भी कहते हैं। मैं भी बताऊंगी इसे पायलों का गीत क्यों कहते हैं। पायलों का गीत इसको क्यों कहा जाता है? पायल जो आप पैर में पहनते हो उसकी बात कर रही हूं मैं। तो अभी आप मेरे को बोलने का थोड़ा मौका दो यहां पर। तो आप देखेंगे वाइफ का नाम कन्नगी है बेटा, कन्नगी। तो यहाँ पे कोवलन को जब लॉस हुआ तो मैंने आपसे कहा कि कोवलन की वाइफ कोवलन से बहुत प्रेम करती है, उसको तो नहीं पता भाई क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और जब उसके पति को व्यापार में लॉस हुआ, जब उसके पति को व्यापार में नुकसान हुआ, तो उसने एक पत्नी होने का फर्ज निभाया। और आपको ध्यान रखना है कि कोवलन को उसने अपनी पायल दी। उसने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कन्नगी ने अपने पति से कि आप मेरी ये पायल लो, और आप इससे अपना दोबारा से इनको बेचकर अपना व्यापार शुरू करो, और हम ऐसा करते हैं कि हम यहां से जो है कहीं और चलते हैं। तो ये जो कोवलन नामक व्यापारी और जो कन्नगी है, ये दोनों पहुंच गए पांडे वंश में, जहां पे पांडे वंश का शासन चलता था, वहां पे ये दोनों पहुंच गए। अब उधर क्या हुआ कि पांडे वंश का जो शासक था उसकी रानी की भी पायल खो गई। उसकी एक पायल खो गई थी, लेकिन एक पायल उसके पास थी। अब यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि कन्नगी की पायल और पांड्य वंश के शासक की रानी की पायल, दोनों की सेम डिजाइन की पायल थी। अब जब पायल इसकी खो गई रानी की, तो राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, जाइए भैया पायल ढूंढ के लाइए, और जितने भी सुनार हैं सब पर नजर रखिए, क्योंकि जिसने भी पायल को चुराया होगा वो उसने बेचने आएगा। अब इधर कन्नगी और कोवलन वहां पहुंचते हैं। अब ये कोवलन सुनार के पास पायल बेचने जाता है। अब यहाँ सैनिक देख लेते हैं कि अरे ये तो रानी की पायल है, कोवलन को उठा के ले जाते हैं राजा के पास। अब राजा क्या करता है? राजा कोवलन को सजा दे देता है, उसको फांसी चढ़ा देता है, और कोवलन की हत्या हो जाती है। अब यहाँ पे जब कोवलन की हत्या हो जाती है, तो आप कहोगे यहां पर कि कोवलन की हत्या के बाद इनकी जो पत्नी है कन्नगी,
वो पांडे वंश के राजा के पास जाती हैं और सबसे पहले जाकर अपने पति को निर्दोष साबित करती हैं कि तुमने मेरे पति की हत्या बिना मतलब के की है, बिना मतलब के तुमने उनको सजा दी है। राजा कहता है कि तुम्हारे पति ने चोरी की थी, कि चोरी नहीं की थी, वो पायल मेरी थी। रानी की एक पायल खोई थी, मेरा पति दो पायल यहां पे बेचने गया था। दो पायल मेरा पति बेचने गया था, रानी की एक पायल खोई थी, दो पायल नहीं खोई थी। आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मतलब कन्नगी ने अपने पति को निर्दोष साबित किया। राजा के दिमाग में ये बात डाली कि आपने गलत निर्णय किया है। और जब यहां पे ये साबित हो गया तो कन्नगी ने क्या किया, राजा को श्राप दे दिया। पहले के समय पे श्राप बहुत लगते थे। उसने कहा कि तुम्हारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा क्योंकि तुमने मेरे निर्दोष पति की हत्या की है। तो कन्नगी कौन है, पतिव्रता स्त्री हैं। तो ये पूरी प्रेम कहानी किसमें लिखी हुई है, शिल्पादिकारम में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, शिल्पादिकारम। अब एक और यहां पे बुक है जिसका नाम है मणिमेखलय। एक तो हो गई शिल्पादिकारम, एक है आपकी मणिमेखलय। मणिमेखलय जिसकी रचना की है सीतले सतनार। सीतलय सतनार। सीतलय सतनार ने, इसमें क्या है, तो इसमें कोवलन की बेटी, कोवलन प्लस माधवी की बेटी मणिमेखलय की प्रेम कहानी है। मणिमेखलय की प्रेम कहानी। तो इसमें भी प्रेम कहानी है और ऊपर भी प्रेम कहानी है। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे मणिमेखलय जो कौन है, कोवलन और माधवी की बेटी थी, इनकी प्रेम कहानी किसमें दी गई है, तो आप कहोगे कि मैम इनकी प्रेम कहानी मणिमेखलय में दी गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पर, आपका संगम युग की ये पुस्तकें थी जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिल्पादिकारम, तिरुकुलर। ठीक है, और आपको मैंने आपकी जो ये चार बुक्स बताई हैं इनके राइटर्स बहुत पूछे जाते हैं, तोलकाप्यम, तिरुकुरल, शिल्पादिकारम और बेटा जी मणिमेखलय। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो मैम बस अब सैटरडे को पढ़ाना, अच्छा तो मैं 1 घंटे भी क्लास नहीं लेनी होती है, तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए बढ़िया करके तबीयत से। मन तो ऐसा करता है लेके डंडा तुम्हें कूटना शुरू कर दूं, इतना तुम लोग परेशान करते हो। और हर चीज पे तुम्हें डाउट हो जाता है, इतिहास झूठा है, क्या पता उसने झूठा लिख दिया हो, क्या पता उसने ये कर। अरे भैया जब तुम्हें एक सिंपल भाषा में बता चुकी हूं कि हिस्ट्री बेस्ड ऑन एविडेंस, जो किताबों में जो लिखा है आपको मानना पड़ेगा भाई, आपको मानना पड़ेगा यहां पर, है ना। मन तो ऐसा करता है कि कूट दो तुम्हें पकड़ के। चलो अब यहां पे क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, काफी दिनों से तुम्हें होमवर्क नहीं मिला है। लिखिए, चलिए लिखिए, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन ने राजधानी किसे बनाया, किसे बनाया, आपको बताना है कि शशांक कहां का शासक था, कहां का शासक। हर्ष की बहन का नाम क्या था, ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी,
ग्रह वर्मा की हत्या किसने? कुंभ कितने वर्षों में लगता है? कुंभ कब लगता है? और महामोक्ष परिषद का आयोजन, परिषद का आयोजन कब और कहां? कब और कहां? हैनसांग किसके समय आया? किसके समय आया? क्यों आया? कहां से आया? और इसकी बुक का नाम क्या था? इसकी बुक का नाम क्या था? नेक्स्ट, दक्षिण भारत के वंशों की जानकारी कहां कहां से मिलती है? जानकारी कहां कहां से? कहां कहां से? नेक्स्ट, कितने संगम हुए? स्थान कौन सा था? और अध्यक्ष कौन कौन थे? तीनों के अध्यक्ष बताना, कितने हुए थे, तीनों का स्थान बताना। ठीक है, और ये तीनों संगम किसने करवाए थे ये भी बताना। किसने करवाए? किसने करवाए? शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? शिल्पादिकारम के लेखक। मणिमेखलय के लेखक। मणिमेखलय के लेखक। तिरुकुरल के लेखक। ठीक है, तिरुकुरल के लेखक कौन थे ये भी आपको बताना है। तो ये आपकी यहां पर क्वेश्चन हो गए। और क्या लिख सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, एक और पूछ सकते हैं, तोल्काप्पियम के लेखक कौन थे? तोल्काप्पियम के लेखक ये कौन थे? ठीक है, तो आप यहां पे इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज मैं यही विराम रखती हूं। कल मेरी मैराथन है इसलिए क्लास नहीं होगी, और परसों रक्षाबंधन है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अब आगे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अब आपकी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट सैटरडे, मतलब सैटरडे को मैं लूंगी, क्योंकि 2 छुट्टियां हो रही हैं। ठीक है, सैटरडे को मैं लूंगी। तो सैटरडे की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको नहीं, 28 को नहीं होगी बेटा क्लास, रक्षाबंधन है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो अब आपकी क्लास सैटरडे को मैं लूंगी, टाइमिंग सेम रहेगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।